हे हे, ये घर का क्या हाल हुआ है? क्योंकि आज का वीडियो ब्लड के ऊपर है तो थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर को ही ब्लड के कलर से रंग दूं। ओह तो आप आ गए। देखिए थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो ब्लड के ऊपर है। देखिए हो सकता है आज के वीडियो में कुछ डरावने वर्ड्स यूज किए जाएं, तो आपको जहाँ पर ना समझ में आए प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि आज हम हाईली कॉम्प्लेक्स होमोजीनियस फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, जिसे हमारी बॉडी में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फिर ब्लड कहते हैं। देखिए बहुत से लोगों को ये नहीं समझ रहा कि कनेक्टिव तो है ठीक है, पर ये टिश्यू कैसे है। देखिए सेल्स का वो ग्रुप जो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए ऑर्गेनाइज हो उसे हम टिश्यू कहेंगे। और अगर इस डेफिनेशन के आधार पर हम देखें तो ब्लड में कई सारे ग्रुप्स पाए जाते हैं जो अलग अलग काम के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज होते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए आप ब्लड को पानी में पड़ी हुई चीनी के बराबर समझ सकते हैं। जैसे कि उस सोल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका वाटर और दूसरा होता है शुगर, या यूँ कहें शुगर के क्रिस्टल्स। वैसे ही ब्लड में ना आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका वाटर जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे, और दूसरा उसमें घुले हुए या यूँ कहें सस्पेंडेड शुगर के क्रिस्टल। नहीं, ब्लड कार्पोसेल्स या यूँ कहें ब्लड सेल्स, जिनको तो आप शायद जानते ही होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या यूँ कहें प्लेटलेट्स। अब देखिए जो आपका प्लाज्मा है वो आपके ब्लड में लगभग 55% होता है, बाकी आपके 45 आपके कार्पोसेल्स, और इन्हीं कार्पोसेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। वैसे तो प्लाज्मा आपका 55% होगा, पर अगर एक बॉडी वेट के बेसिस पर देखें तो वो सिर्फ 5% होता है, या यूँ कहें 50 ml पर kg। देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें कुछ हैवी वर्ड्स का यूज किया जाएगा, तो समझ लीजिए। एक बात नोट करने वाली है वो ये कि ब्लड कार्पोसेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.09 और प्लाज्मा की 1.03 होती है। चलिए ब्लड कार्पोसेल्स को एक तरफ करिए, सबसे पहले हम प्लाज्मा को देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो प्लाज्मा भर भर के कंपाउंड्स, एलिमेंट्स ये सब मिलते हैं। कुछ सब्सटेंस वैसा था जिनकी क्वांटिटी समय से चेंज हो जाती है, और कुछ की नहीं, वो फिक्स होते हैं। और फ्लक्चुएबल कंपोनेंट्स जैसे कि आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ गैसेस, और जो नॉन फ्लक्चुएबल है वो हैं जैसे कि आपका वाटर जो कि 90% होता है प्लाज्मा का, जो कि आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड का वॉल्यूम ये सब मेंटेन करता है। इसके साथ ही साथ प्लाज्मा में पाए जाने प्लाज्मा प्रोटीन्स, मिनरल आयंस जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी, आपके नेगेटिव चार्ज आयन जैसे फॉस्फेट, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स, ये सब भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। वैसे तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर भी पाए जाएंगे जैसे कि फाइब्रोबिनोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन। इसके साथ ही साथ कुछ टाइप के प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, कुछ एंजाइम्स, ग्लूकोज, मेटाबॉलिक फैक्टर्स, ये सब आपके प्लाज्मा के ही कंपोनेंट्स हैं। बात समझ में आई? अगर आपके ब्लड के कार्पोसेल्स से यूँ ब्लड सेल्स हटा दिए जाएँ तो सारे के सारे मेजर कंपोनेंट्स ना प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। अब एक बात, जो आपका प्लाज्मा में पाए जाने में मिनरल आयंस हैं वो आपके प्लाज्मा के पीएच को भी बैलेंस करते हैं, ताकि प्लाज्मा ना ज़्यादा एसिडिक हो पाए ना ही ज़्यादा बेसिक अल्कलाइन। अब एक राज की बात, देखिए जो प्लाज्मा में कैल्शियम पाया जाता है वो आपके मसल्स के रिफ्लेक्सेस और नर्व इम्पल्सेस में भी काम करता है, और इसके साथ ही साथ जो आपकी कोशिकाएं उसके सॉल और जेल स्टेट को भी मेंटेन करता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो थैंक यू वेरी मच। इसी बात वीडियो एक लाइक तो कर ही दीजिए। देखिए अगर हम प्लाज्मा में पाए जाने प्लाज्मा प्रोटीन्स को थोड़ा गौर से देखें तो ये प्लाज्मा का 7 to 8% बनाती हैं। ये डिफेंस का काम करती हैं, प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करती हैं, और इसके साथ साथ मिनरल आयंस की तरह ये पीएच को भी बैलेंस करती हैं। इसमें पाए जाने वाला फाइब्रिनोजन चोट लगने पर क्लॉट करके घावों को भरता है। प्लाज्मा में तो ट्रिप्सिन भी पाया जाता है। हे कब से पका रहे हो? कोई काम भी है प्लाज्मा का ये तो बताओ।
अरे प्लाज्मा बहुत से काम है, जैसे कि पहले तो ये आपके ब्लड कार्पोसेल्स का मैट्रिक्स है, जिसमें आपके ब्लड कार्पोसेल्स सस्पेंडेड या यूँ कहें घुले हुए रहते हैं। प्लाज्मा के कुछ कंपोनेंट्स तो डायग्नोस्टिक में भी काम आते हैं। मतलब रोगों की पहचान करने में। वो कैसे? बता रहा हूँ ना। आगे हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ, डायग्नोस्टिक पर। देखिए, जो प्लाज्मा में सीरम एमाइलेज पाया जाता है वो आपके पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिस होने के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके इस बढ़े हुए लेवल को टेस्ट करके हमें पता चलता है कि आपके पैंक्रियाज में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। और इसी के साथ ही साथ आपका ग्लूटामेट ऑक्सिलोएसिटेट एमाइनो ट्रांसफरेज या फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सब भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। कब? कार्डियक में, यानी कि दिल की बीमारियों में। और फिर इनके इन्हीं लेवल्स में आए हुए डेविएशंस को चेक करके हमें पता चलता है कि आपके दिल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही लीवर के डिजीज़ में एल्डेलोज का लेवल डिसबैलेंस हो जाता है। वैसे प्लाज्मा में कई सारे एंटीजन्स पाए जाते हैं, जैसे कि PSA या यूँ कहें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो आपके प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेट के बढ़ने पर चेंज हो जाता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है? अगर आप जानते हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि हमारी बॉडी किसी दूसरे ऑर्गन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती, उसमें काफ़ी वक्त लगता है। और वो क्यों? वो एक एंटीजन HLA हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, जिसका एक छोटा यूनिट प्लाज्मा में पाया जाता है, जिसका नाम है β2 माइक्रोग्लोबुलिन। देखिए, प्लाज्मा का 0.1% ग्लूकोज भी पाया जाता है, जो बाद में लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है। कैसे? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और बाद में वही सेल फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। वैसे देखा जाए तो प्लाज्मा और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स। और एक राज की बात बताऊं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स डायरेक्ट प्लाज्मा में होते हैं। हमारे तो RBC में होते हैं, पर उनमें डायरेक्ट प्लाज्मा में होते हैं। और एक बात, अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन और अन्य क्लॉटिंग फैक्टर जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 2, 5, 7, बस ये सब 2-4 चीज़ें निकाल दी जाए तो जो बचेगा उसे हम सीरम बोलेंगे। अरे आपने कभी कभी घावों के ऊपर देखा है ना, जो चोट भरने के बाद यूँ कहें पपड़ी बनने के बाद एक लिक्विड आता है, उसे ही तो हम सीरम कहेंगे। और आपके सीरम में प्लाज्मा के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन पाया जाएगा। अब जो बचा है वो ये है कि मैं भी सुनूंगा आखिरी बात, तुम भी सुनो, ये सब भी सुने। ये चलेगा। देखिए, मानता हूँ कि आज कुछ हैवी हो गया, पर चूंकि आप बायो की स्टूडेंट हो तो आपको ये तो जानना ही चाहिए। और देखिए, इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी समझ में आए, 1% भी समझ में आए, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। और आने वाले समय में अगर आपको प्रैक्टिकल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमेशा की तरह जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, किस चीज़ की वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन रेट बढ़ जाती है? आंसर इसी वीडियो में है, ढूंढ के बताइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।